दोस्तों, इन दिनों भारत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े समिट में से ही G20 की अध्यक्षता जो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इस समिट में भारत का दोस्त देश जापान शामिल नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जापान ने समिट में शामिल होने से मना कर दिया है। ऐसे में भारत की एक बुरी खबर है क्योंकि एक तो जापान भारत का दोस्त है और दूसरा एक मेजबान देश के लिए सदस्य देशों को इस समिट में शामिल होने के लिए राजी नहीं कर पाना काफी दुख की बात है। पर आखिर क्यों किया जापान ने आने से मना? कैसे टूट जाएगी दोनों देशों की दोस्ती? क्या पड़ेगा इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर? चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का। इसमें इसके लगभग सभी सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इसमें जापान ने आने से मना कर दिया है। भारत में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में जापान इसका हिस्सा नहीं बन रहा है। जापान के विदेश मंत्री ने ये कहते हुए दौरा रद्द कर दिया है कि उनके पास संसदीय काम ज्यादा है। आपको बता दें कि जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने इस मीटिंग में शामिल ना होकर अपने उप विदेश मंत्री को शामिल होने की बात कही है और इसके साथ साथ ही जापान के अलावा दक्षिण कोरिया ने भी भारत में शामिल होने से मना कर दिया है। वहीं ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों भारत में आयोजित G20 समिट में जापान शामिल नहीं हुआ है। दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने अपने विदेश मंत्री के बजाय जूनियर मंत्री को भारत भेजा था। यहाँ तक कि जापान में भी जापान के विदेश मंत्री के भारत के सम्मेलन में न शामिल होने का विरोध जताया था। लेकिन फिर भी जापान के मंत्री ने अपने दोस्तों और अपने लोगों के लिए इस बात को भी दरकिनार कर दिया था। लेकिन जब क्वाड देशों की 3 मार्च को बैठक हुई तो अमेरिका के बुलावे पर जापान के विदेश मंत्री भारत आ गए थे। क्वाड को चीन विरोधी गुट कहा जाता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। लेकिन फिर भी जापान का बाकी मीटिंग में शामिल न होना अपने साथ कई सवाल खड़े करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों जापान इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। भारत और जापान को हमेशा से करीबी सहयोग और अच्छे दोस्त के रूप में देखा जाता है। लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से दोनों देशों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा खुद यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर सख्ती से पेश आ रहे हैं और इस कारण उन्होंने रूस पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। पिछले साल जब जापानी पीएम भारत के दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने रूस की आलोचना की थी। लेकिन वही रूस भारत का दोस्त है। ऐसे में कहीं ना कहीं जापान का इस समिट में शामिल नहीं होने की असली वजह रूस और भारत की दोस्ती है। वहीं जापान ने फैसला ऐसे समय में लिया है जबकि वो खुद मई महीने में G7 देशों की बैठक आयोजित करने जा रहा है। आपको बता दें कि मई महीने में होने वाले G7 समिट में भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया है। ये दोनों देश G7 के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जापान ने मेहमान के तौर पर बुलाया है। भारत और जापान के रिश्ते हमेशा से ही काफी अच्छे रहे। एशिया में चीन के बढ़ते एग्रेशन के कारण जापान भारत से डिफेंस रिलेशंस और गहरे करना चाहता है। लेकिन भारत की रूस से दोस्ती को लेकर जापान काफी अनकंफर्टेबल रहा है। जहां जापान ने एक तरफ रूस पर पश्चिमी देशों की तरह से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भारत इंटरनेशनल फोरम्स पर हमेशा ही रूस की निंदा करने से परहेज करता रहा है। माना जा रहा है कि रूस की दोस्ती की वजह से ही जापान ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं जापान के साथ ही दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा ही किया है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भी मीटिंग में आने से मना कर दिया है और इसकी वजह अपने डोमेस्टिक लायबिलिटी यानी कि देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को बताया है। ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि एक तरफ जहां जापान की भारत से काफी अच्छी दोस्ती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। जापान के साथ साथ पश्चिमी देशों की तरह दक्षिण कोरिया ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है। इस समिट के बाद क्या भारत और जापान की दोस्ती पहले जैसी रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए अभी आपको जापान और भारत के रिश्तों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो जापान और इंडिया के रिश्ते ऑफिशियली 1952 में शुरू हुए थे, लेकिन साल 1951 में जब भारत ने नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की तो उसने जापानी एथलीटों को आमंत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी झंडा फहराने का यह पहला मौका था। जापान और इंडिया के रिश्ते हर क्षेत्र में अच्छे हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से तो और भी ज्यादा। चलिए पहले आपको जापान और भारत के प्रोफेशनल रिश्तों के बारे में बताते हैं। डिफेंस रिलेशंस। दोस्तों, भारत और जापान के बीच डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स पिछले कुछ सालों में धर्म गार्जियन और मालाबार के साथ साथ कई और तरह की बायलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस से ज्यादा डेवलप हुई है। मिलन एक्सरसाइज में भी जब जापान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया
तो उससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए। आपको बता दें कि धर्म गार्जियन भारत और जापान की डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित की जाने वाली एक्सरसाइज सीरीज है। इसके साथ ही जिमेक्स नेवी के लिए, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स के लिए आयोजित की जाती है, जबकि मालाबार संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ की एक्सरसाइज है, जिसमें भी दोनों देश भाग लेते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस। दोस्तों, जापान की पहचान भारत के एक अच्छे दोस्त के रूप में तब हुई थी जब जापान ने साल 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने में मदद की थी। और पिछले कुछ सालों में जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों का लगातार विस्तार हुआ है और उनमें मजबूती आई है। दोनों देशों के बीच ट्रेड भी बढ़ा है। आपको बता दें कि साल 2020 में जापान भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इसके साथ ही जापान से भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में जापान भारत का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान भारत के साथ जापान का द्विपक्षीय व्यापार कुल 20.57 बिलियन US का रहा था। भारत को जापान का निर्यात भारत के कुल निर्यात का 2.35% था और जापान को भारत का निर्यात भारत के कुल निर्यात का 1.46% था। इन्वेस्टमेंट एंड ओडीए। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों से भारत को जापान के ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस से लोन मिलता आया है। दिल्ली मेट्रो ओडीए के इस्तेमाल के जरिए जापानी सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है। इसके साथ ही दोस्तों, इन दोनों देशों के पर्सनल रिलेशन भी काफी अच्छे रहे, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उनके पहले इंटरनेशनल दोस्त शिंजो आबे बने। पीएम मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने दुनिया के सामने कई बार अपनी दोस्ती का इजहार भी किया है। आपको बता दें कि मोदी के जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे से दोस्ती तब से है जब मोदी गुजरात के सीएम थे। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे से प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात साल 2007 में हुई थी। इस समय शिंजो जापान के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद मोदी बतौर गुजरात के सीएम साल 2012 में जापान की दूसरी यात्रा पर गए थे। इस समय शिंजो सत्ता से बाहर थे, लेकिन इसके बावजूद मोदी ने उनसे मुलाकात की। मोदी की यात्रा के कुछ समय बाद ही शिंजो फिर से जापान के प्रधानमंत्री बने। तब मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब शिंजो 26 जनवरी 2014 को स्पेशल गेस्ट बनकर भारत आए, तब प्रोटोकॉल की वजह से गुजरात नहीं जा पाए थे, इसलिए मोदी उनसे मिलने खुद ही दिल्ली दौड़ आए थे। इन दोनों की दोस्ती की वजह से ही भारत और जापान के रिश्ते काफी ज्यादा गहरे रहे। साल 2014 भारत में आम चुनाव के बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जापान की यात्रा की। अगस्त सितंबर के महीने में कूटनीतिक रिश्तों का करार लेकर जब मोदी टोक्यो पहुंचे तो जापान के शाही महल में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ था। इस यात्रा में कोई प्रोटोकॉल बाधा नहीं बना और दोनों नेता हर पल एक दूसरे के साथ रहे। दिसंबर 2015 में शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संसदीय सीट वाराणसी का दौरा किया। दोनों नेताओं ने दशाश्वमेध घाट पर प्रार्थना की और गंगा आरती में भी शामिल हुए। यहाँ तक कि कुछ समय पहले ही पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन के वक्त भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे। ऐसे में साफ है कि इन दोनों देशों के रिश्ते काफी प्रोफेशनल लेवल पर और पर्सनल लेवल पर दोनों ही तरह से काफी अच्छे हैं। लेकिन अब जब जापान ने इंडिया आने से मना कर दिया है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन दोनों देशों के रिश्ते इस समिट के बाद पहले जैसे रहते हैं कि नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब जापान और भारत की दोस्ती पहले की तरह रह पाएगी या फिर रूस की वजह से दोनों देशों की दोस्ती में दरार आ जाएगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।